फंक्शंस को हम जैसे मैथमेटिकली लिखते हैं उसी तरीके से इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी होता है। इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे ये दिखेगा, और उसी से इसकी सारी प्रॉपर्टीज निकल के आती है कि भाई कैसे ये फंक्शन काम करने वाला है। तो जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको हम देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में हमेशा एक मशीन है एक तरीके से। तो एक इनपुट होगा, यहां पर कुछ प्रोसेसिंग हो जाएगी और आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब कि आप कुछ वैल्यू डालेंगे इसमें x और आपको कुछ y मिलेगा। इसीलिए हम लिखते हैं y बराबर फंक्शन ऑफ x, यानी ये फंक्शन है, ये वाली मशीन है, इसके हमने अंदर x डाला और आपको मिला क्या? y आउटपुट। सब फंक्शंस में ऐसे ही होता है, इस तरीके से समझिए आप। और ये जो फंक्शन होता है, ये जो इनपुट है, इसमें आपने क्या डाला? जैसे गन्ना डाला, गन्ना, और यहां पर गन्ने का रस निकल के आया, ऐसा ना। तो गन्ना क्या है? उसको हम डोमेन कह लेंगे। जो गन्ने का रस है वो किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, वो आपका रेंज हो जाएगा। ऐसे हम समझते हैं इसको। और खासतौर पे ये किसी एक सेट, इसको हम एक सेट कह लेते हैं, गन्नों का सेट, ये जूसेस का सेट, ये गन्नों में, यानी कि ये समझ लीजिए एग्रीकल्चर में ले आए या फ्रूट में ले आए, यहां पर आपको जूस मिलाना पड़ेगा। तो यहीं पे हम क्या करते हैं कि जैसे यहां पर एक आपने एक सेट लिया रियल, एक सेट लिया रियल। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर जो भी आप गिन सकते हो, वो कोई भी नंबर होते हैं, वो सारे रियल होते हैं। रियल सबसे बड़ा सेट होता है। अब आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी का फंक्शन का मतलब ये होता है, आइडेंटिटी मतलब जो चीज वही है। आपको मैं कहूंगा कि आप कौन हो, तो आप बोलोगे, आप अपना नाम बताओगे, आपकी आइडेंटिटी होगी। तो जो है वो है, जो है वो है, इसी को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब कैसे ये हुआ? देखिए, ये फंक्शन है y बराबर fx, और ये जो fx है ये कुछ नहीं है, ये x, ये बेसिकली y और fx का आप क्या वैल्यू कह रहे हैं? इसमें जो डालेंगे वही निकल के आ जाएगा। ये जो मशीन है इसमें आप जो डालेंगे, मतलब अगर आपने मान लीजिए 2 डाला तो 2 निकल के आ गया। आप -3 डालिए, -3 निकल के आ जाएगा। जो वैल्यू डालेंगे वही निकल के आ जाएगी। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो पहली चीज तो बनाने की बात बाद में करते हैं। पहले तो आप इसमें देखिए कोई भी वैल्यू डाल पा रहे हैं आप, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वैल्यू डालिए, आपकी मर्जी है। तो ये आपके सारे रियल नंबर्स हो गए। ये क्या हो गया? जो डाल रहे हैं वही तो आ रहा है, कोई चेंज तो नहीं हो रहा। तो ये भी आपके रियल नंबर हो गए। तो डोमेन, जो नंबर जो यहां पर एंट्री हो सकती है, वो आपका रियल नंबर हो गया। रेंज क्या हो गया? ये भी रियल नंबर हो गया। इसलिए इस फंक्शन को हम कहां कैसे लिखेंगे? फंक्शन फ्रॉम R to R। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो रियल नंबर से रियल नंबर होता है कि रियल नंबर डालिए, रियल नंबर पाइए, राइट। अब इसका फंक्शन कैसे बनेगा? बनाने का तरीका देखिए। इसमें क्या है, हम ये इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा आपकी एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एक्स एक्सिस होती है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट हम करेंगे, और वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट करेंगे। इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इक्वी डिस्टेंस ऐसे करके। मैं 1-2 पॉइंट आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, हमेशा कोशिश करते हैं जब भी हम ग्राफ बनाएं तो हम बहुत जीरो के आसपास की वैल्यू देखते हैं। जीरो के इधर वाली थोड़ी देख लेंगे, जीरो की इधर वाली देख लेंगे। और ये हम x, हमेशा y इक्वल्स एफ एक्स में क्या है? x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। y x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डालते हैं और देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आएगा। तो चलिए, y बराबर x फंक्शन है बेसिकली ये। तो हम x में डालते हैं 0, तो y में क्या निकल के आएगा? 0। ऐसे बना देते हैं, बेहतरीन रहेगा। ये हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं x डाल के, या कहें y की वैल्यू डालेंगे तो x क्या आएगा? x, जैसे मैंने कहा कि भाई x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x में 0 डालते हैं, 0 डालिए, y में 0। x में 1 डालिए, y में 1। x में -1 डालिए, y में -1। यहां प्लॉट कर दीजिए, 0 0 प्लॉट कर। ये आपके बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है ना? 0 0 1 1 -1 1 और -1 -1 तो 0 0 ये हो गया, 1 1 ये हो गया। यहां से मान लीजिए 1 है ये, और ये 1 है, तो ये हो गया। और फिर -1 यहां आएगी, -1 ये पॉइंट हो गया। ऐसी 2 डालेंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 2 हो गया, ये वाला। ऐसी आप -2 डालिए, -2 डालेंगे तो -2 आएगा।
तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, फ्री हैंड से सीधा लकीर खींच देनी है। तो जो लकीर आपने खींची है, ये जो लकीर है ब्लू वाली जो देख रहे हैं, यही लकीर इसका ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का, राइट। ये जो लाइन है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसको हम मिरर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर लाइन। आगे हम जब इनवर्स वगैरह की फंक्शन की बात करेंगे कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जो फंक्शन होगा और उसका जो इनवर्स होगा वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, इसलिए इसको हम मिरर इमेज लाइन या स्ट्रेट लाइन या आइडेंटिटी लाइन भी कहते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये 45 डिग्री एंगल बनाती है, किससे? एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। ये समझ गए आप? अभी ये आगे भी आएगा, ये लाइन बार आगे भी फंक्शंस में आएगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो ये बात हुई आपके आइडेंटिटी फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन के मायने होते हैं y बराबर fx। अगर आप फंक्शन लिखते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप कुछ भी डालिए x में, कोई भी, ये जो आपका मशीन है, फंक्शन एक मशीन है ना, तो इसमें जो वैल्यू डालते हैं कोई भी डालते रहिए। आप 1 डालिए, 2 डालिए, -1 डालिए, -2 डालिए, 0 डालिए। अगर मैं इस फंक्शन को लिख देता हूं y बराबर fx में, हम फिक्स कर दे रहे हैं y बराबर आपका मान लीजिए 3 है, ये कांस्टेंट है ना, c इज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है? ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। रियल मतलब कुछ भी हो सकता है। -1/3 लिख दीजिए इसको, आप -20/15 लिख दीजिए, जो आपकी मर्जी हो यहां लिख दीजिए, बस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो आप कुछ भी डालिए, 1 डालिए, निकल के आया क्या इस फंक्शन में? आप x में कुछ भी डालिए, वैसे इसमें कुछ डाल ही नहीं सकते क्योंकि y बराबर 3 है, तो कुछ भी डालते रहिए, आके आएगा आपका 3 ही। मतलब y बराबर 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि यहां पर x है ही नहीं, तो x को आप डाल के भी क्या करेंगे? x का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। कुछ भी डालते रहिए, तो कुछ भी डालते रहिए, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। आएगा क्या? केवल 3। तो रेंज क्या हो गई? केवल 3। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे 3 है, ये जो कांस्टेंट है इसको हम हमेशा k कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है k कहते हैं, कई जगह इसको c भी कहते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट k है, तो ये आपका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। डोमेन सारा कुछ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन रेंज क्या है इसकी? 3। यानी कि ये, इसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है और कुछ आ ही नहीं सकता। तो रेंज में डोमेन इसका सारा रियल नंबर हो गया, क्योंकि आपको किसी ने एक मना नहीं किया, कुछ भी वैल्यू डालते रहिए। लेकिन इस फंक्शन को फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि x डाली है वो तो है ही नहीं इसमें, और रेंज क्या है? केवल एक ही वैल्यू आनी है। तो आपका ये हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या क्या इसमें सोचना पड़ता है कांस्टेंट फंक्शन में? ठीक, पहली चीज ये है कि अगर मैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, जो है ना y बराबर 3 है, हमेशा y बता रहा है ये। और अगर आप एक कोऑर्डिनेट एक्सेस यूं बनाते हैं, तो आप कोई भी वैल्यू x की डालते रहिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, -1 डालिए, -2 डालिए, -3, इट डजंट मैटर, x का कुछ भी डालिए। y हमेशा ये, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हम 3 बोल रहे हैं ना, चलिए इसको कर देते हैं, केवल 3 ही आएगा हमेशा। हर एक वैल्यू के लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3, ये 3 है। मतलब ये बनेगा कैसे? 1,3, 1 के लिए 3, 2 के लिए 3, -1 के लिए 3, -2 के लिए 3, 0 के लिए भी 3। तो अगला जो आप जो y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, हमेशा 3 आएगा। तो ये 3 आता रहेगा, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब आपकी एक लाइन बनेगी इस तरीके से कि कोई भी वैल्यू आप लीजिए, उसके लिए हमेशा ये y, ये जो 3 है, यही आएगा, यही आएगा, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। तो कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा जो फंक्शन की लाइन होती है या फंक्शन का जो ग्राफ होता है, वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से। किससे? एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अगर कांस्टेंट 0 है तो क्या मतलब है? जैसे अगर ये y बराबर x जो हम कह रहे हैं, या fx कह रहे हैं, सॉरी, तो y बराबर अगर 0 है, ये जो k है सिंगलटन में, k या c जो भी आप कहें, ये दोनों 0 है, y बराबर 0 है, तो क्या होगा? तब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये x एक्सिस ही हो जाएगा, क्योंकि आपको यही लाइन बनानी पड़ेगी। ये खिसक जाएगी ना, यहाँ पे 2 के लिए 0 हो जाएगा, 4 के लिए 0, 6 के लिए 0, तो यहाँ -8 के लिए 0, -4 के लिए 0, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। और कौन सी? ये x एक्सिस ही हो जाएगी। तो ये ऐसे तैरती रहेगी ये लाइन, इस तरीके से।
ये कांस्टेंट, ठीक है जी। ये देखिए ये वाला कौन सा लाइन हो गई, ये हो गई y बराबर -3, ऐसे मान लीजिए इसको, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कुछ कहने का नहीं होता ना तो हम पॉली कहने लगते हैं। हमारे पास एक के लिए क्या है, यूनी शब्द है, दो के लिए शब्द क्या है, बाई, तीन के लिए क्या है, ट्राई, चार के लिए क्वाड, ऐसे हमारे पास कई नाम बनते रहते हैं कि भाई कोई भी चीज दो दिख रही है तो बाई, जैसे बाइनरी होता है, बाई क्यूबिक होता है। लेकिन जब ये बहुत सारे हो जाते हैं ना तो इनके नाम कब तक गिनते रहेंगे, तो हमारा क्या है, हम इसको पॉली कहने लगते हैं। पॉली, पॉली शब्द के लिए एक शब्द बना दिया। अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहली चीज हमारे सब पास फंक्शन है y बराबर fx, ये तो आप समझते हैं। एक फंक्शन है जिसमें कुछ इनपुट देंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, राइट। y बराबर fx है, तो अगर हम इसको y बराबर कांस्टेंट कर दें, जैसे y बराबर 2 कर दे, तो क्या है ये, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपको सब पॉलिनोमियल करके दिखाऊंगा मैं, कैसे y बराबर 2 है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताइए। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि ये है y बराबर 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब मैंने x इंक्लूड कर दिया इसमें, और किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लिखिए उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो x की पावर 0 1, इसको 2 इंटू 1 मान सकता हूं, 1 की जगह मैंने x की पावर 0 लिख दिया, तो 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये हो गया y बराबर 2x की पावर 0। तो जहां भी y बराबर fx फॉर्म आ गया, क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, यहां पॉलिनोमियल है। चलिए दूसरे पे आते हैं। अब y बराबर आप बताइए 3x, क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और y बराबर जो 0 होता है उसका भी एक स्पेशल नाम है, जब कुछ भी नहीं होगा 0 होगा तो भी उसका नाम है, उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये y इक्वल्स 3x क्या हो गया, ये लीनियर फंक्शन हो गया। तो हम इसका भी ग्राफ देखेंगे, लीनियर कैसे बनेगा। कांस्टेंट का हम जान चुके हैं कि भाई y एक्सिस की स्ट्रेट लाइन बनेगी, y एक्सिस जो x एक्सिस जो है उससे स्ट्रेट लाइन बनेगी, y एक्सिस पर x एक्सिस से स्ट्रेट लाइन बनेगी, पैरेलल। अब चलिए तीसरे पे आते हैं, ये x की पावर 1 हो गया। तीसरे पे आते हैं, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन। इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या स्क्वायर वाला फंक्शन। और ये y इक्वल्स 3x स्क्वायर वगैरह क्या होते हैं, y स्क्वायर बराबर 4x, आगे आप जाके पढ़ेंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके आप ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, ये होता है पैराबोला। तो यहां पर तो इसी तरीके से दिख रहा है, कुछ y है, यहां पर x स्क्वायर है, मतलब एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से आप चौथा कर देता हूं। आप देखिए, पहले मैं चौथा लिख देता हूं, ये हो गया 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या हो गया, इसमें x क्यूब आ गया, x की पावर 3 है, तो क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यानी जब हम x की पावर 0 थी, x की पावर 1 थी, x की पावर 2 3, x की पावर 3 3, ये पॉलिनोमियल बन गया। जब भी आप y बराबर कुछ इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। लेकिन पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक कहने के लिए क्या चाहिए आपको, अगर मैं ये लिखूं y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2, आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर मैं कहूं इसको मैं a b फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, a1x स्क्वायर प्लस b, या a2 कर दीजिए, इसको कांस्टेंट लिख देते हैं। लेकिन अब यहां पर एक चीज आ गई कि y बराबर a1x स्क्वायर प्लस a2, इसको कब आप बाइनरी कहेंगे, कब आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जब ये 0 ना हो। अगर मैं a1 को 0 कर दूं तो क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग a2, ये बन जाएगा y, ये 0 है तो a2 आएगा। तो y बराबर, ये तो कांस्टेंट हो गया, a2 कोई कांस्टेंट है, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जब भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो यहां पर आपकी कुछ पावर्स होंगी। इसको हम जनरलाइज कर दिया हमने, जैसे मैंने बताया ना, ये सबको जनरलाइज कर दिया। अगर आप क्वाड्रेटिक कहेंगे तो इसके आगे सब 0 हो जाएंगे, अगर आप लीनियर कहेंगे तो इसके आगे सब 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा। अगर कांस्टेंट कहेंगे तो इसके आगे सब 0 हो जाएंगे, ये बचेगा, राइट। और ये ध्यान रखना है हमको कि जब भी हम लीनियर कहेंगे तो हमको स्पेसिफिकली, अगर हम लीनियर कह रहे हैं, y बराबर, इसको ले रहा हूं मैं a0 प्लस a1x, अगर लीनियर कह रहे हैं तो a1 कतई 0 नहीं हो सकता, तो इसके साथ लिखना पड़ेगा a1 नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसके लिए, अगर हम लिख रहे हैं y बराबर
a0 प्लस a1x प्लस a2x², हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक है। देखिए ये क्वाड्रेटिक है, ये आपका लीनियर है, ax प्लस बी लीनियर है, a² प्लस bx प्लस c आपका क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको स्पेसिफिकली यहां लिखना पड़ेगा a2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 होते ही ये लीनियर बन जाएगा। ये अगर 0 हो गया तो लीनियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो इसके सामने है, मतलब जो भी काइंड का पॉलिनोमियल है, जो भी पावर की आप बात कर रहे हैं, उस पावर के आगे कांस्टेंट जो भी होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। सबसे पहला पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन। ये भी लीनियर फंक्शन जो होता है ये उसी फॉर्म का होता है जैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है y बराबर x। y बराबर x क्या होता है? y बराबर x हमको याद है कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसमें आप जो x की वैल्यू डालेंगे वो y की वैल्यू मिलेगी, जो x की वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू मिलेगी, जो x की y की वैल्यू वही, जो x की वैल्यू डालेंगे वो y की वैल्यू मिलेगी। जैसे ये 1 डाला तो ये 1 मिलेगी, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगी, -1 डालेंगे तो -1 मिलेगी, -2 डालेंगे तो -2 मिलेगी। अब इनको अगर हम प्लॉट करें ऐसे 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 तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब अगर मैं इसमें x ही कर रहा हूं, हमको केवल x को देखना है। अगर मैं इसमें +10 कर दूं या मान लीजिए 2x + 10 कर दूं तो क्या होगा? इस लाइन का फॉर्म तो सेम ही रहेगा ना, ये कहीं इधर उधर ऐसे वैसे टेढ़ी बेढ़ी नहीं होगी, रहेगी हमेशा स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हम इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। बस ये जो हमने y बराबर x + 10 कहा और जब x में 10 आपने जोड़ा तो आपको इसको लेफ्ट में खिसका देना है। अगर ये y बराबर x - 10 होता तब क्या होता? आप इसी लाइन को, ये जैसे ये लाइन है ना, जैसे ये लाइन मैंने बनाई, जब x + 10 बोल रहा हूं तो इसको 10 यूनिट यहां खिसका दीजिए, x - 10 बोल रहा हूं तो 10 यूनिट यहां खिसका दीजिए। तो यही काम किया है इसमें, 10 यूनिट इसको हमने खिसका दिया और यही लाइन बनी रही। इसी लाइन को थोड़ा ऐसे ऐसे करते करते पकड़ के खींच लीजिए, ऐसे खिसका दिया। चलिए ये तो एक बोलने का तरीका हो गया, लेकिन अगर इसको हम ग्राफ बनाना चाहें तो हमको तरीका पता होना चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए हम करते हैं यहां पर x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू पाएंगे। देखिए करके डाल लेते हैं। हमेशा कोशिश करिए 0 0 जरूर डालिए। तो x की जगह 0 डाल रहा हूं मैं अभी, है ना। x की जगह 0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा? 0 + 10 10। अब x की जगह मैं 1 डाल रहा हूं, x की जगह 1 डालेंगे तो y की जगह क्या मिलेगा? 11। x की जगह 2 डाल रहा हूं तो x की जगह 2 डालेंगे 1 हो गया ना, 1 में 11 मिला है, 1 में 11 मिला। अगर मैं इसमें 2 डालूंगा तो 2 + 10 12 मिल गया। अब नेगेटिव पे चले जाते हैं, -1 डालिए। अगर -1 डालते हैं तो -1 10 - 1 होता है 9। -2 डालिए, -2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 10 - 2 8। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 2 12 1 11 0 0 -1 9 और -2 और 8। इसको प्लॉट कर देते हैं। 0 0 0 0 0 0 नहीं है इसमें, देखिए 0 पे 10 है तो x के 0 पे y कितना है? 10 है, तो एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास? 1 पे 11 है, x के 1 पे y 11 है, राइट। x का 1 है, y कितना है? ये 11, ये 10 है तो ये 11, ये पॉइंट हो गया। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया। x के 2 पर y है 12, तो ये आपका x का 2 है, y हो गया 12, ये आपका 12 हो गया। वैसे ये 3 पॉइंट बन गए तो वैसे भी लाइन खींच देंगे, लेकिन हम ये भी करेंगे। अब x के -1 पे क्या है? 9। x का -1 यहां है, ये क्या है? 9, तो ये हो गया, ये पॉइंट मिल गया। x के -2 पे 8 है, x के -2 पे क्या आ रहा है? ये 8 है, तो ये पॉइंट मिल गया। अंदाजे से बना रहा हूं मैं। और x के 0 पे y, x के -10 पे y कितना है? 0 है, तो यहां पर -10 भी डाल देते हैं। तो x के -10 पे y कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0x, ये 0 कब आएगा? जब आप यहाँ -10 डालेंगे। x आपका -10 है, ये x का आपका -10 है, y आपका 0 दिख ही रहा है आपको, तो -10, -0, ये पॉइंट हो गया। इसको खींच दीजिए, ये आपका लीनियर फंक्शन हो गया। लीनियर फंक्शन होता है y बराबर x टाइप, जैसे ax + b, कॉन्स्टेंट कुछ लगा दीजिए इसमें। अब x की पावर ये 1 थी, अब x की पावर हम 2 करेंगे, तो y बराबर ax² + bx + c अगर आप बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शन हो जाएगा। तो इसको अगर सबसे सिंपलेस्ट लेंगे तो क्या बता सकते हैं? चलिए b और c आपका 0 मान लीजिए,
सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन रहेगा यही फॉर्म। तो बी और सी को 0 मान लीजिए और ए को आप 1 मान लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है। अगर हम इसको बना सकें तो ये सब जोड़ जाड़ के ये मतलब बेसिक शेप हमें देखना है। बेसिक शेप को इधर खिसकाएंगे, ऊपर खिसकाएंगे, थोड़ा नीचे खिसकाएंगे, ऐसे वैसे करेंगे, थोड़ा उसको मुंह इसका छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, ऐसे बनेगा ना। ये क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें ये बी और सी और ये ए रोल प्ले करेंगे, है ना, ये रोल प्ले करेंगे। लेकिन हमको इसका फॉर्म तो देख रहे हैं, यही फॉर्म रहेगा, फॉर्म तो सेम ही है। तो इसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। तो y बराबर एक्स स्क्वायर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको कैसे बनाया जाए, इसको बनाने का तरीका देखिए, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीनियर फंक्शन और फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्वाड आ रहा है, लेकिन इसमें क्वाड जो है वो 4 के लिए होता है, इसमें कुछ क्वाड जैसा है नहीं, क्योंकि ये पावर इसका 2 है। तो इसको हम स्क्वायर फंक्शन भी कहते हैं, स्क्वायर वाला फंक्शन, y बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन भी बोलते हैं। अगर इसी को हम एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब कर देंगे तो आपका एक क्यूब फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर फंक्शन भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं। पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है 2, यानी जो डिग्री है 2, उसको भी यही फंक्शन कहते हैं। इसको बनाएंगे कैसे साहब? बनाने का तरीका बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू डालेंगे और y देख लेंगे क्या आ रहा है, बस यही करना होता है इसमें। सबसे बढ़िया रहता है 0 0 को चेक कर लीजिए। x, अब मैं यहां पर y बराबर एक्स स्क्वायर में इसमें x को डाल रहा हूं 0, तो x को 0 डालने पर क्या आएगा? x को 0 डालने पर y 0 आ गया, एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर y 0 आ गया। x की जगह अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी है। y बराबर एक्स स्क्वायर, अब हम इसमें x की जगह डाल रहे हैं क्या वैल्यू? हम डाल रहे हैं -1। -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होता है। अब इसमें डाल रहे हैं +1। +1 स्क्वायर का क्या होगा? +1 का स्क्वायर होता है 1, ये भी 1 होता है, तो 1 के लिए भी 1 आएगा, राइट। अब इसमें डालेंगे हम 2, -2 डालिए। -2 क्या होता है? -2 होल स्क्वायर क्या होता है? ये 4 हो जाएगा। अब हम +2 डाल रहे हैं, +2 होल स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है, तो +2 के लिए भी 4 होगा। अब जरा एक और देख लीजिए, 3 पे आ जाइए, -3 डाल दीजिए, तो -3 में क्या बनेगा? 3 3 9, और +3 में क्या बनेगा? 3 3 9। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, x की जो वैल्यू हम डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। तो डोमेन में तो इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन में कुछ नहीं, x में कुछ भी डालिए, डजंट मैटर। लेकिन एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर नेगेटिव, एक्स स्क्वायर में नेगेटिव जब भी आ रहा है, जैसे आपने कहा ये -3 है, तो -3 को लिख सकते हैं आप -1 इंटू 3। इसका स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? -1 होल स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। -1 होल स्क्वायर तो हमेशा 1 ही रहेगा ना, -1 का होल स्क्वायर हमेशा 1 रहेगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव देगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन जो है सारे रियल नंबर है, लेकिन जिसका रेंज है, जो फंक्शन में आउटपुट मिल रहा है आपको, वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसको r प्लस करेंगे, तो ये जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा R2R+। यह इसका डोमेन हो गया, कोई भी वैल्यू डालिए, रेंज में आपको नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया? अब इसको हम जरा बना देते हैं, इस वाले फंक्शन को कैसे बनेगा। वैसे तो ये बना हुआ है, लेकिन अब मैं यहां पर थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको। पहला, ये सारे हमारे क्या है? कोऑर्डिनेट्स है, तो 0 0 उठा लीजिए, x0 y0, 1 1 -1 1, मतलब x के 1 और -1 पे 1 मिल रहा है आपको, x के 1 पे भी, x के -1 पे भी और x के 1 पे भी क्या मिल रहा है आपको? y मिल रहा है 1। ठीक है जी, ये y 1 है, मतलब ये पॉइंट आपको मिल रहा है और ये पॉइंट मिल रहा है, ये तो हुआ। ये आपका -1, ये 1 -1 पॉइंट है और ये आपका 1 1 पॉइंट है। अब अगले वाले पे आ जाइए, 2 पे 4 और -2 पे भी 4, तो ये -2, ये नेगेटिव, ये +2, इस पे आपको 4 मिल रहा है, तो ये 4 हो गया। तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट
फिर 3 आपको 3 पे और -3 पे, 3 पे आपको कितना मिला 9। तो ये आप जरा ये अब यहाँ पर हम गए थे 1, ये हो गया था 4, अब ये 9 मान लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मिल रहा है, इसके लिए आपको यहाँ मिल रहा है। तो कैसा बना? मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा बस, हाँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है एक्चुअली। ऐसा कुछ बन गया? बस यही तो है, आपने 0 0 लिया, ये आपका 1 1 हो गया, ये आपका 2 4 हो गया, ये आपका 3 9 हो गया यहाँ पे, और इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक फंक्शन। ध्यान रहेगा। अब क्यूबिक फंक्शन पे आ जाइए। क्यूबिक फंक्शन y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब, इसमें क्या कह रहा है? कोई भी वैल्यू डालिएगा आप, पहले इसका डोमेन और रेंज अभी देख लेते हैं। अभी आपको मैं पहले ग्राफ प्लॉट कैसे करने हैं बता देते हैं, और उसके बाद आप उसको डोमेन रेंज अभी निकाल लेंगे, डोमेन रेंज उसी से पता चल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास है y बराबर एक्स क्यूब, इसको हम क्यूबिक फंक्शन भी कहते हैं, और हम इस x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे अच्छा तरीका नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, 1 2 आसपास की वैल्यू लीजिए। तो 0 पे क्या आएगा, x की जगह 0 डालिए, y 0। अब x की जगह मैं -1 डाल रहा हूं, y क्या आ रहा है, -1 होल क्यूब क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 आ गया। ठीक, अब +1 डालिए, +1 क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 के लिए 1 आ गया। अब आप -2 डालिए, कितना आएगा, -8। y कितना आ गया, -2 के लिए, -2 के लिए आपका आ रहा है -8, और +2 के लिए 2 क्यूब कितना आ रहा है 8, 2 के लिए 8। ऐसे आप -3 डालिए, -3 होल क्यूब क्या आएगा, -9 3 27, 27। तो -3 के लिए -27, 3 डालिए +3, तो कितना है, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 3 के लिए आपका 27 आ गया। ओके, अब इसमें बस देखिएगा जो y बराबर एक्स स्क्वायर था, उसमें और इसमें क्या अंतर हो रहा है। अंतर ये है कि y बराबर एक्स स्क्वायर या x की पावर जब इवन होती है तो हमेशा आप देखिएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हमेशा ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। लेकिन जब x की पावर ऑड होगी तो आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी। तो यहां पर इसमें अंतर बस ये है कि आपको नेगेटिव पे भी जाना है। तो इसको प्लॉट किया जाए, यही प्लॉट कर दूं इसको, x0 y, अभी ये ग्राफ मान लीजिए आपका नहीं है ना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए मैं आपको यही बता देता हूं। x0 y0, तो ये x0 y0, ये 0 x0 y0, x -1 y -1, x -1 y -1, ये x -1 y -1, ये पॉइंट हो गया। x -2 y -8, x -2 पे y -2 पे क्यूब है, तो -2 पे y हो गया -8, तो x ये है, सॉरी x -2 पे y हो गया -8, ये हो गया आपका ये वाला, -8 है ना, ये पॉइंट हो गया। चलिए ये हमने नीचे वाले ले लिए, ये नहीं है, -2 और ये -8। अब ऊपर आइए, 1 पे 1 है तो 1 पे 1 है, तो ये 1 पे 1 हो गया। 2 पे 8 है तो 2 पे 8 हो गया, तो इसको ये हो गया आपका पॉइंट, अंदाजे से बना रहा हूं। और 3 पे 27 हो गया, 3 पे कहीं 27 यहां होगा, 27 तो बहुत ऊपर आएगा तो करीब यहां होगा। अब इसको बना लेते हैं, ऐसे बन जाएगा ये, तो y बराबर एक्स क्यूब। अब इसकी डोमेन और रेंज देख लीजिए, जो वैल्यू आप डाल रहे हो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी आ रही है, तो रियल नंबर हो गया ये, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिल रहा है ना आपको। आप बोलोगे तो -1/3 भी तो डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, फ्रैक्शन भी डाल सकते हो, रियल नंबर हो गया। और रेंज में क्या है, रेंज में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव भी आ रही है, सब आ रही है, तो ये भी आर हो गया। तो रियल इसकी डोमेन हो गया, और जो इसका रेंज हो गया वो भी रियल नंबर हो गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, फंक्शन फ्रॉम R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, y बराबर एक्स क्यूब, ये इसका ग्राफ होगा। ओके, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर में आपको इसमें सिंपली क्या करना है आपको कि f(x/gx), कोई फंक्शन है आपका, जैसे इसमें लिखा हुआ है gx और by hx,
तो जो भी इसकी वैल्यू आती है इस तरीके से फंक्शन बनेगा। बस आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो x नेगेटिव x माइनस 4 है, जैसे इस फंक्शन में x नेगेटिव 4 है, x प्लस 3, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड होती है। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना है। रैशनल फंक्शन जो होता है इसका कोई भी एक सेट ग्राफ नहीं होता है। ये ग्राफ कैसे भी दिख सकता है, इसलिए हम इसको अभी ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे इसको ड्रॉ करेंगे तो एक अलग से आएगा। अगर यहीं पे मैं कहूंगा आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय ए एक्स प्लस बी, तो उसका अलग आ जाएगा। बस ये समझना है, रैशनल फंक्शन मतलब होता है जो p बाय क्यू फॉर्म में होगा, और इसमें दोनों ये आपके एक्सप्रेशंस होंगे। दी मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका सीधा मतलब यह है कि जो मशीन है आपकी, फंक्शन एक मशीन है ना, इसमें कोई भी वैल्यू डालिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो पहली चीज तो ये होगी, ये ग्राफ कभी भी आपको नेगेटिव में नहीं दिखाई देगा, मतलब इस नीचे वाले भाग में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। y हमेशा पॉजिटिव है, y हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, इसको हम डिफाइन बताते कैसे हैं, पहले लिखते कैसे, पहले एफ एक्स बराबर ये मॉड एक्स, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, राइट? ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एफ एक्स यदि, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जैसे आपने 2 डाला तो आपका 2 ही आएगा, 5 डाला 5 ही आएगा। तो जो भी डालेंगे वो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव डालेंगे, x लेस देन इक्वल टू 0 है, तब अगर आप नेगेटिव 5 डालते हैं तो क्या आएगा? अगर नेगेटिव 5 डालते हैं तो ये आप मॉड हटाते हैं और सीधा नेगेटिव साइन और एक नेगेटिव साइन और जोड़ देते हैं इसमें, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव 5, मॉड हटा दिया और उसके आगे नेगेटिव डाल दिया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव 5 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, इसको नेगेटिव एक्स कर देते हैं, मतलब एक्स तो लिखेंगे, साथ में नेगेटिव साइन और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका मतलब है कि एफ एक्स एक्स होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव एक्स किस लिए किया? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के आगे नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा। क्लियर? ये हो गया। अब आइए आप इसके डोमेन और रेंज पे। डोमेन और रेंज देखिए कितने आसानी से निकल जाता है आपका। डोमेन हम यहां पर एक्स ले रहे हैं और उसी की y वैल्यू लेंगे, क्या आती है? फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन है आपका है y बराबर मॉड एक्स। यहां से करूंगा मैं, ठीक है। अब आप देखें, अगर x की जगह मैं 0 डालता हूं तो क्या आएगा? 0 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यह x आ जाएगा, 0 इक्वल है ना। अगर x -1 डालेंगे तो अब -1 में क्या आएगा? नेगेटिव 1 में नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा दीजिए तो ये +1 आएगा। तो -1 के लिए 1, इसी तरीके से कोई भी आप वैल्यू लिखेंगे, -2 के लिए 2, -3 के लिए 3, ये सारा हो गया। अब पॉजिटिव पे आ जाइए। पॉजिटिव के लिए सारा x ही रहेगा, तो पॉजिटिव x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 आएगा। ओके, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर डालती रहिए। डोमेन क्या होता है? ये वाली वैल्यूज होती है जो इनपुट हो रही है, तो ये सारे रियल नंबर है, कुछ भी डालिए, डजेंट मैटर। रेंज में क्या है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो रेंज को हम इस तरीके से लिखेंगे। रेंज को या तो हम r प्लस लिख सकते हैं, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या फिर आप लिख सकते हैं, अच्छा तरीका ये है कि 0 से ऊपर रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट, ये इंक्लूसिव और नॉन इंक्लूसिव दिखाता है। तो आप 0 टू इंफिनिटी लिख दीजिए, या फिर आप r प्लस भी लिखेंगे कि भाई रियल नंबर आएंगे प्लस आएंगे, बस ये भी इसका रेंज ही होगा। ओके, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यहां पर आ जाइए, यहीं पे बना देते हैं इसको, मैं एक एक करके बताता हूं। 0 पे 0 आएगा तो 0 पे 0 ये हो गया। 1 पे 1 आ रहा है तो 1 पे 1 आ रहा है, ये हो गया। 2 पे 2 आ रहा है, 2 ये है, 2 ये है, 2 पे 2 आ गया। 3 पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 3 पे 3 ये हो गया। ओके, अब आइए आप -1 पे। -1 पे आते ही ये 1 देगा आपको, तो ये 1 तो यही है, तो ये हो गया। -2 पे आके ये +2 देगा, तो -2 पे ये +2 देगा, तो ये दोनों पॉइंट हो गए, तो यहां पर आ गया। -3 पे 3 देगा, तो -3 पे ये -3 है, ये आपका -3 है, ये आ जाएगा। अब इसको बना दीजिए, ये लाइन बन जाएगी। पहले तो ये लाइन बनेगी और फिर ये लाइन बन जाएगी।
ओके, ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। तो मॉड्यूलस फंक्शन में क्या है, इसको r प्लस इसका आप रेंज लिखेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू r और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम, अब सिग्नम फंक्शन का ये है कि इसमें केवल 3 ही वैल्यू आनी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं आना है। जो भी डालोगे आप 3 वैल्यू आएगी, 1 0 -1। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू x से बड़ी अगर इस फंक्शन में डालेंगे, अगर इस फंक्शन में डालेंगे, बेसिकली y बराबर x ही फंक्शन है, ज्यादा अलग नहीं है, y बराबर x ही फंक्शन है, बस ये x जो है वो क्या डाले, मतलब जो वैल्यू डालेंगे वो क्या मिलने वाला। देखिए x में अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, कोई भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 होगी, तो हमेशा आपको 1 मिलेगा। मतलब कोई भी वैल्यू जो पॉजिटिव होगी इस तरफ होगा तो आपको 1 मिलेगा। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं, 0 नहीं है, 0 से जस्ट थोड़ा आगे से। तो कोई भी वैल्यू डालेंगे आपको 1 मिलेगा, प्लस वैल्यू डालेंगे। तो कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव होगी, x लेस देन 0 होगी, तो हमेशा कोई भी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, हमेशा इसका क्या मिलेगा, -1 है, तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और जब आप x बराबर 0 डालेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अगर ये पॉइंट डाल दिया आपने तो 0 मिलेगा। ओके, इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, या आप कई किताबों में देखेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। तो सिग्नम फंक्शन लिखा जाता है मॉड x, ऐसे लिखा जाता है, fx बराबर मॉड x बाय x, यदि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, और 0 होगा ये अगर x इक्वल टू 0 है। ये कैसे बना, मॉड x बाय x कैसे बना, x अगर x 0 है तो 0 है, ये तो ये आपको ये मिल ही रहा है, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कैसे आएगा, अगर x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि या तो x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी और 0 के तो एक एक्चुअल केस है, या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव है तो मॉड x तो x ही बनेगा, और ये x ये 1 आएगा हमेशा। अगर x नेगेटिव है तो ये मॉड x क्या बनेगा, नेगेटिव x बाय x, ये नेगेटिव, ये आपका -1 आ गया। तो हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 वैल्यू आएगी, मतलब हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए y बराबर -1 होगा फंक्शन, हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y बराबर 1 फंक्शन होगा, और हर एक 0 के लिए वैल्यू y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी प्लॉटिंग पे। प्लॉटिंग कैसे बनेगी इसकी, अब पहले बता दो डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन में तो कुछ भी वैल्यू डाल रहे हो आप, मैंने तो कोई मना नहीं किया आपको x की कोई भी वैल्यू डाली, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक कोई भी वैल्यू डालिए, डजंट मैटर। तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेंज में कुछ भी डालने पर या तो 0 आता है, 0 डालने पे 0 आता है, पॉजिटिव डालने पे 1 आता है, और नेगेटिव डालने पे -1 आता है। तो रेंज इसका केवल हो जाएगा 1 0 -1, 1 0 -1। अभी ग्राफ कैसे बनेगा, अब आप देखिए, मैं इस जगह पे आ रहा हूं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालिए, 0 नहीं, 0 को छोड़ के, 0 इंक्लूड, ये जो राउंड ब्रैकेट खुला हुआ है ना, इसका मतलब हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसको इंक्लूड नहीं करके, 0 को इंक्लूड ना करके हम यहां से कोई भी वैल्यू लें तो हमेशा क्या आएगा, y कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा y बराबर 1, और कांस्टेंट फंक्शन को तो हम जानते हैं वो पैरेलल टू होता है x एक्सिस। अब अगर आप कोई भी वैल्यू डालिए जो आपकी नेगेटिव होगी, x कोई भी नेगेटिव, ये बगैर इंक्लूडेड है यहां पर, तो y बराबर क्या आना है आपका -1, जैसे मैंने आपको यहां बताया, लेस देन 0 है तो -1 आएगा, तो हमेशा -1 ही आएगा। तो ये आपकी एक और लाइन हो गई जो पैरेलल टू x एक्सिस हो गई, ये भी पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर आपका x 0 है तो y क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये इंक्लूडेड है, मतलब ये राउंड बनाएंगे आप। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इसमें 3 चीजें आ रही हैं, ध्यान रखिए, -1 0 1, तो 3 लाइनें बनेगी इसमें। एक तो 0 है, लाइन नहीं थी, 3 लाइनें बनेगी, एक पॉइंट बनेगा और 2 लाइनें बनेगी, एक पॉइंट है 2 लाइनें बनेगी। ओके, ये आपका सिग्नम फंक्शन हो गया। एक होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देखिए
पहले समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे होता है वैसे एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसी तरीके से आपका एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है। और वो हम कैसे लिखते हैं? स्मॉलेस्ट, इसका पहले आपको वो बता दूं कि इसको हम दिखाते कैसे। एक को हम कहते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन। क्या कहते हैं? लिख देता हूं, फ्लोर फंक्शन। और जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? सील फंक्शन, सीलिंग फंक्शन। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको हम डिनोट करेंगे x को इस तरीके से, एक लकीर यहां आएगी, एक लकीर यहां आएगी। सील को हम कैसे करेंगे? x ही लिखेंगे, ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा और ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, राइट? तो ये आपका, इसके मायने क्या होते हैं? सारा जो दारोमदार है ना इस फंक्शन को बनाने का, इस फंक्शन को समझने का, इसका सारा दारोमदार ये है कि आप ये फ्लोर और सील फंक्शन समझ जाए। देखिए, आप साहब यूं खड़े हुए हैं, आपके छत पे, आपका छत है और आप ये फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो आप केवल छत और फ्लोर की बात करेंगे, मतलब ये सीलिंग की बात करेंगे या फिर फ्लोर की बात करेंगे, और आपको कुछ नहीं पता। तो जो भी इसके बीच में वैल्यू आएगी, या तो वो सील उसका लोगे आप या फ्लोर लोगे। कहने का मतलब, अगर आपके पास एक वैल्यू आई 2.8, तो इसका सील और इसका फ्लोर क्या है? 2.8 किसके बीच में आती है? अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2.8 यहां आता है करीब, ये 2.8। तो इसको, ये अगर हम, ये जो लाइनें हैं इनको हम सीलिंग फ्लोरिंग मानते हैं, तो इसका फ्लोर क्या होगा? इसका सीलिंग क्या होगा? 3, तो ये 3 हो गया। और इसके फ्लोर क्या होगा? 2। तो जब आप फ्लोर निकालते हैं, यानी कि इसके करीब, ये आपकी डेसिमल वैल्यू है, यानी पॉइंट है इसमें, और इस पॉइंट वैल्यू में, ये जो पॉइंट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू जो आप कह रहे हैं, इसका जब इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं सीलिंग या फ्लोरिंग। जब इसकी इंटीग्रल वैल्यू नीचे वाली लेते हैं तो हम इसको फ्लोर कहते हैं, यानी कि ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। जब 2.8 का हम हायर नंबर लेते हैं जो इंटीजर है, क्योंकि ये तो डेसिमल है, हमें तो इंटीजर से मतलब है, इसका ऊपर इंटीजर क्या होगा? 3, तो इसको हम सीलिंग कहने लगेंगे। तो ये जो आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका फ्लोर फंक्शन है, और जो स्मॉलेस्ट इंटीजर बता रहा हूं वो सीलिंग फंक्शन है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे फंक्शन करते हैं। ओके, तो अब आप देखिए इसमें, ये इसको हम, एक और चीज है, इन दोनों फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा इसमें कोई भी वैल्यू डालते रहिए, 2.3 डालिए, 3 का, अगर 3 का निकालना है, जैसे 3 का आपको फ्लोर निकालना है और 3 का ही आपको सीलिंग निकालना है, तो ये तो खुद ही इंटीजर है, तो दोनों का 3 ही तो आएगा। डेसिमल वैल्यू है तो आप ऊपर नीचे देखेंगे, लेकिन ये बाकी का तो 3 ही आएगा, राइट? ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर ये हम फंक्शन माने, इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है? कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो रेंज इसका क्या हो गया? सारा रियल नंबर। लेकिन जब ये बाहर आ रहा है तो हम केवल इसके सीलिंग और फ्लोरिंग लेते हैं, इसका मतलब केवल इंटीजर ले रहे हैं। ये तो हम ये तो ये लेते हैं या तो ये लेंगे, तो इंटीजर आ रहा है तो आप रेंज में लिखेंगे z, ये रियल नंबर z। तो ये जो फंक्शन है वो R to Z है, ठीक? ये जो फंक्शन है, चाहे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहे या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहे, ये R to Z है, इसमें ये रियल है और ये डोमेन रियल है, और इसकी जो रेंज है वो Z है। ये क्लियर हो गया? अब आइए इसको बनाना कैसे है। बनाना ये है कि यहां से मैं आपको समझाता हूं। अब आप मान लीजिए आप वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू जो आपकी 0 और 1 के बीच में है। अगर 0 देंगे, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको समझ में आ जाएगा। तो 0 में अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो 0 आएगा, 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम 0.8 का निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0.7 का निकालेंगे तो 0 ही आएगा। 0.1 का भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में जो भी आप निकालेंगे आपको क्या मिलेगा? 0। ठीक है जी। अब अपने 1 to 2 पे आइए। 1 to 2 के बीच में 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का निकालेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि ये तो इंटीजर खुद ही है। लेकिन 1.1 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1.5 का निकालेंगे तो 1 आएगा।
1.9 का निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू आप डालोगे आना क्या है, 1 ही आना है। इसके बीच में सारी वैल्यू 1 ही आनी है, तो यहां से यहां तक केवल आप एक लकीर खींचेंगे, ठीक, 2 तक जाके। एक और बता देता हूं, जैसे 4 और 5, चलो इसलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। 4 का निकालिए जरा, 5 का निकालिए जरा, ये तो खुद ही इंटीजर है, तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। अब 4.1 का निकालिए, 4 आएगा। 4.5 निकालिए, 4 आएगा। 4.9 निकालिए, 4 ही आएगा। तो 4 से लेकर 5 तक ये ध्यान रखिएगा 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऐसी ये 5 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो 4 से लेकर 4.9 तक आपको क्या मिलेगा, ओनली 4, तो ये 4 है। तो यहां से यहां तक ये 4 से 5 के बीच में आपको केवल 4 मिलेगा। मैं एक और लकीर, ये इसके लिए हो गई, ये इसके लिए हो गई, ये इसके लिए हो गई, एक और लकीर बना देते हैं यहां से ऐसा, ये मिलेगा। गोला इसलिए लगा रहा हूं कि 5 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 5 इसमें जाएगा आगे वाले में, ध्यान रहेगा। 4 से लेकर 4.9 तक है बस ये। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है जी, बन गए। नेगेटिव में भी ऐसे बना लेंगे। चलिए नेगेटिव भी देख लेते हैं, एक नेगेटिव भी कंप्लीशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ये -2 से -1 वाला ले रहे हो, तो -2 से -1 ले रहे हैं। अब इसका निकालिए, -2 -1, -2 का तो -2 ही आएगा, -1 का क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप -1.1 लेंगे तो क्या आएगा, -1, क्योंकि छोटा वाला लेना है तो ये आएगा। कम वाला लेना है, कम वाला लेना है। तो अभी आप देखिए, अगर मुझे कम वाला लेना है तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इसका -1 नहीं लूंगा, मैं इसका -2 लूंगा। ओके, समझ में आया। हम इसका कह रहे हैं कि हमको फ्लोर लेना है, तो अगर मैं यहां पर एक -1.1 लेता हूं तो उसका सीलिंग क्या है, फ्लोर क्या है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। इसमें जो बड़ा नंबर है वो -1 है, छोटा नंबर -2 है। तो अगर -1.1 के लिए -2 लेना पड़ेगा, -1.5 के लिए -2 लेना पड़ेगा, -1.7 के लिए -2 लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कोई भी वैल्यू आप जब लेंगे -1 और -2 के बीच में, तो वो क्या आएगी, हमेशा -2 आएगी, जो कि आप यहां देख रहे हैं। तो इसके बीच में आप ऐसे लकीर खींच दीजिए, -1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि -1 और 0 के साथ जाएगा, राइट। ये आपका ग्राफ हो गया, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। चलिए साहब, जो मेन फंक्शंस हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।